चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन अपना सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले वाले का बिल्कुल ऑपोजिट, जो हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट क्वेश्चन। चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से और कोशिश करना कि हर क्वेश्चन को 2 to 3 मिनट्स में सॉल्व करो। कितना 2 to 3 मिनट्स, कहीं कहीं पर लग सकता है 5 मिनट्स, लेकिन जहां पर क्लास 10 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्व है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बस ट्रिक ये है कि आपको अपनी लैंग्वेज में से तोड़ना आना चाहिए। एम आई राइट? चलो करते हैं। तो बोला गया इफ द डायमीटर of a resistance, the diameter of a resistance wire is half। अगर मान लो एक तार है तो मुझे कहा गया ये एक रेजिस्टेंस वायर है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस तो है, नो डाउट। अगर मान लो इसका डायमीटर सपोज डी है, क्या है मेरे बच्चों का डायमीटर? डी है अभी। अब इसका डायमीटर हाफ कर दिया। मैं डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। डायमीटर हमने क्या कर दिया? इसका हाफ कर दिया। जैसे मैंने इसका डायमीटर हाफ कर दिया, अब क्वेश्चन आता है कि सर इसका ये हाफ डायमीटर होने के कारण पहले डी था तो ये बन गया डी बाई टू। तो ये नया केस हो गया। इसका डायमीटर को मैं अलग सिंबल से दिखाता हूँ, डी डैश। इनिशियल डायमीटर डी, सेकंड में केस 1 में था डी, केस 2 में हो गया डी बाई टू। अब क्वेश्चन क्या है? तो फिर इसका नए वाले वायर के लिए व्हाट विल बी रेजिस्टेंस? इसके लिए आर डैश क्या होगा? और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है। तो अब मुझे बात बताओ, क्या यहाँ पर लेंथ के बारे में कुछ बोला गया है? कुछ नहीं है। तो लेंथ इज रिमेन कांस्टेंट। लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और क्या कांस्टेंट होगा बताओ बच्चों? रेजिस्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है कि वायर को चेंज करो। वायर का मतलब मटेरियल। मटेरियल इज आल्सो कांस्टेंट, मटेरियल रिमेन सेम। यहाँ पर मटेरियल सेम रह गया तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा? कांस्टेंट। ये बात तुम्हें समझ में आ गया कि क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल। अब दूसरा चीज इसको सॉल्व किया जाए तो फर्स्ट केस में अगर मैं मान लेता हूं जो भी तार होगा उसका लेंथ कितना एल, और लेंथ पे कोई भी चेंज नहीं आएगी तो लेंथ दोनों के सेम। इसका भी रेसिप्रोसिटी रो, इसका भी रो। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस निकल के आएगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसका क्या निकल गया? रो एल बाई ए डैश। अब सर इसको हम क्या करें, कैसे करें? बिल्कुल पहले की तरह करना है, कोई डाउट नहीं है। तो मैं केस 1 ऐसे लिख लेता हूँ इधर, ताकि मेरे को भी करने में आसानी हो और आप लोगों को भी करने में बहुत ज्यादा आसानी ही फील हो। तो केस 1 में, तो केस 1 में मान ले डायमीटर कितना है? डी है। जब तक डायमीटर हाफ नहीं किया गया, डायमीटर इज हाउ मच? डी। इस केस में मुझे इसका अगर एरिया निकालना है, अगर मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ, मैंने एरिया क्यों बताया अभी समझेंगे। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रो इनटू एल बाय, बोलो क्या आता है? एल बाय ए। वेरी गुड। अब सर मुझे पता है दोनों के दोनों में सी बोला डायमीटर चेंज होगा, और ये कॉन्सेप्ट है डायमीटर का चेंज होने का मतलब बच्चों हमने पहले क्लास में देखा है। डायमीटर गेट चेंज मतलब एरिया गेट चेंज। क्या चेंज होगा? एरिया चेंज हो जाएगा। तो एरिया डायमीटर में कैसे डिपेंड करता है? वी नो व्हाट डज एरिया मींस। अब जो हमें वायर बोला गया है, हम मान लेंगे वायर पहले क्लास में भी हम बात कर चुके हैं, कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। तो सिलिंड्रिकल का मतलब इसका अगर साइड में देखो सर्कुलर एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे इस एरिया को पता करना है और इस एरिया के लिए मुझे रेडियस चाहिए। और हमें पता है रेडियस और डायमीटर के बाद बहुत ही कॉमन इक्वेशन होता है, दैट इज रेडियस इज नथिंग बट दैट इज हाफ ऑफ द व्हाट? हाफ ऑफ द डायमीटर, सॉरी, दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो इस एरिया को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एरिया को ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया इज नथिंग बट पाई आर के बदले डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन को देखो ध्यान से सॉल्व करो, r इज इक्वल टू रो एल बाई पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका इक्वेशन 1। क्या बन गया बच्चों? इक्वेशन नंबर 1। केस 1 में हमें इक्वेशन पता चल गया। अब केस 2 में जाते हैं। अब केस 2 को सॉल्व करते हैं। केस 2 में क्या होता है? पहला मेरा डायमीटर डी था, मान लीजिए इसको 10 सेंटीमीटर। तो केस 2 में हाफ हो गया तो कितना मान लेंगे? 5 सेंटीमीटर। तो डी पहले से घटा की बड़ा घट गया है। तो केस 2 में क्या होगा? इसका डायमीटर क्या मानेंगे हम? तो डायमीटर मान लेते हैं डी डैश, और ये क्या होगा? पहले का हाफ। इनिशियल अगर डी है तो नेक्स्ट वन जो नया वाला होगा वो पुराने वाले के डेसिमल कैसे डिफाइन करेंगे? डी बाई टू। यही कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया क्वेश्चन विल बी सॉल्व। अब देखते हैं इसके लिए रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्या देंगे? आर डैश। तो आर डैश इज नथिंग बट सेम रो एल अपॉन ए डैश।
हमें पता है एरिया चेंज हो चुका है, क्यों? बिकॉज एरिया कैसे चेंज हो गया? बिकॉज डायमीटर रिड्यूस। अब डायमीटर क्या हो गया है? डायमीटर रिड्यूस कर गया है, एज ए रिजल्ट एरिया आल्सो रिड्यूस। अब नया एरिया जो है घटने के बाद क्या होगा? सो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला वही, एरिया डैश लिख रहा हूं, दैट इज पाई आर डैश स्क्वायर, जो नया रेडियस है। अच्छा, रिलेशन वही लगेगा, दैट इज आर डैश इज नथिंग बट डी डैश बाय 2। व्हाट इज डी डैश? डी डैश इज नथिंग बट डी बाय 2। तो इसको सही से लिखते हुए क्या हो जाएगा? d बाई 4। तो r डैश को मैं कैसे लिख सकता हूँ? d बाई 4, नॉट d डैश। d डैश का वैल्यू हमने पुट कर दिया, दैट इज d बाई 2। तो ये बन जाएगा d बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी d बाई 4। अब यही इसको पुट कर दो तो आपका एरिया निकल गया, दैट इज पाई d बाई 4 का होल स्क्वायर निकल गया। बहुत बढ़िया। तो लिखोगे r डैश इज नथिंग बट रो l, एरिया के बदले पाई d बाई 4 होल स्क्वायर। ये निकल गया आपका रेजिस्टेंस R डैश फॉर केस 2। स्टेप 1 आपको रेजिस्टेंस निकालना है फॉर फर्स्ट केस। स्टेप 2, देखो ये स्टेप याद रखना, ये मेरा खुद का ट्रिक है, स्टेप में डिफाइन करता हूं मैं हमेशा। तो एरिया आपका रेजिस्टेंस 1 निकाल लिया एरिया के साथ, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 एरिया निकालने के बाद आर डैश निकाल लिया। अब स्टेप 3 क्या होगा? सर मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द गिवन पैरामीटर, दैट इज एरिया, ही डायमीटर सिर्फ हाफ हो गया था। तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको सिंपल से, कुछ और नहीं, पहले भी सीखे वही करेंगे। नाउ क्या करेंगे? डिवाइड किसको? 1 को? यस। नहीं बच्चों, डिवाइड 2 बाय इक्वेशन 1। हमको किसका निकालना है? आर डैश इन टर्म्स ऑफ आर। क्यों कह रहा हूं? अभी समझ में आ जाएगा। मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, उसका मैं हिंट देता हूं। पहले कर लेते हैं आर डैश बाय आर। व्हाट इज आर डैश? यहां पर वैल्यू, सॉरी यहां पर वैल्यू गिवन है, लिखो रो एल बाय पाई डी बाय 4 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड रो एल बाय पाई डी बाय 2 का होल स्क्वायर, जो ये वाला वैल्यू। चलो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तो दिखने में भी प्यारा लगे, राइट? वरना बोर हो जाते हैं। चलो कौन सा कलर ले, बताओ बताओ बताओ। ब्लू ले लेते चलो। तो ये आ जाएगा रो इंटू एल, ये सारे टर्म कहा जाएंगे नीचे, पाई डी बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू ये सारे टर्म कहा जाएंगे। देखते क्या होगा। सर ये जो रो इंटू एल है ये नीचे रह जाएगा, और ये जो नीचे वाला टर्म है पाई इंटू डी बाई 2, ये कहा चला जाएगा ऊपर, कहा चला जाएगा ऊपर। तो जो कैंसिल जाए, एल से एल कैंसिल, रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या? ये वाला टर्म, दैट इज डी स्क्वायर बाय 16, और ऊपर वाला क्या बचा? डी स्क्वायर बाय 4। फिर से वही डी स्क्वायर बाय 4 होगा, ये डी नीचे रहेगा, 16 ऊपर चला जाएगा, ये डी स्क्वायर नीचे रहेगा, 16 ऊपर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, 4 से 16 डिवाइड करो, कितना बार होगा? 4 टाइम्स, राइट? तो क्या रहा? r dash by r is nothing but only 4। तो इसको कैसे लिखेंगे? r dash is nothing but 4r। कैसे लिखेंगे? r dash is nothing but 4r। इसका मतलब मैं बोल देता हूं, इसका मतलब ये निकल के आता है मेरे बच्चों, if we decrease the diameter by half, then the resistance of the wire increases by कितना टाइम बताओ? increases by 4 times, increases by 4 times। तो इसका मतलब आपने क्या समझा? इससे हमने ये समझा है कि सर हमें पता है R is directly proportional to L, ये पहला केस। R is inversely proportional to area, ये दूसरा केस। मतलब अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो R भी इंक्रीज होगा, वाइसी वर्सा। क्या होगा? अगर क्या होगा? अगर लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो R भी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर डायमीटर मतलब एरिया के ऊपर बात चल रही थी, राइट? किसके ऊपर बात चल रही थी? डायमीटर मतलब एरिया। तो बोला गया है कि अगर एरिया इंक्रीज करेगा
तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। वाइस वर्सा, अगर एरिया डिक्रीज कर रहा है क्या होगा? अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, और एरिया डिक्रीज देन रेजिस्टेंस विल नो डाउट इंक्रीज। इधर तो वही हो रहा है, यहाँ पर एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो नो डाउट मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज करना ही चाहिए। अब बात आती है कि कितने वैल्यू से इंक्रीज करना चाहिए वो देखते हैं। तो ये पता चल गया कि सेकेंड केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वन। मतलब अगर मैं इस चीज को देखूं, जो मेरे पहले केस में अगर रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो सेकेंड केस में कितना होगा मेरे बच्चों? इस केस का जो रेजिस्टेंस ये निकल के R डैश इज नथिंग बट 4R। अगर इसका 2 ओम है रेजिस्टेंस तो इसका 8 ओम होगा, और इसका 20 ओम रेजिस्टेंस है तो इसका 80 ओम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? 4 टाइम्स बढ़ गया है। क्या करने से? सिर्फ डायमीटर को हमने हाफ किया था। क्या किया? सिर्फ डायमीटर को हमने हाफ किया था। तो करेक्ट ऑप्शन, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। हाफ तो होगा नहीं, 1/4 होगा नहीं, 2/2 टाइम्स होगा नहीं। अब देखो कॉन्सेप्ट लगाओ, हाफ तो हो नहीं सकता कि एरिया मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये गलत ऑप्शन। 1/4 मतलब जो नया रेजिस्टेंस है वो R/4 होगा, क्या पॉसिबल है? नहीं, मेरा एरिया घट रहा है तो R डैश शुड बी इंक्रीजिंग, तो ये भी गलत ऑप्शन। अब बचता क्या? 2 टाइम्स, मतलब नया रेजिस्टेंस पहले वाले से 2 गुना बढ़ेगा, या नया रेजिस्टेंस पहले वाले से 4 गुना। सही, इन दोनों से कोई होगा, और हमने निकाल के देखा है। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, हैंस प्रूफ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। बच्चों में हिंट देता हूं, कहीं ना कहीं याद रखना, एरिया घट रहा है तो कोलिजन बढ़ रहा है, जो आप क्लास 12 में समझोगे। कहीं ना कहीं हिंट में देके रख रहा हूं, सब खेल कोलिजन्स और टेम्परेचर का ही होता है असली में, और रेजिस्टिविटी। बाकी लेंथ और एरिया वेरिएबल होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मैं फर्दर क्लास में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।